नमस्कार साथियों। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध लोभ और प्रीति पर बात करेंगे। इस निबंध पर हमने पहले भी एक व्याख्यान दिया है और उस व्याख्यान में हमने इस निबंध के प्रतिपाद्य पर, निबंध के विशेषताओं पर चर्चा की थी। निबंध की भाषा शैली को लेकर आज हम बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैचारिक विषय प्रधान निबंधों के प्रणेता हैं। उनका ये लोभ और प्रीति निबंध, जो मित्रों आपके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है, यह मनोवैज्ञानिक निबंध है जो विचार प्रधान और विषय प्रधान निबंध है। वैचारिक निबंधों की लक्ष्य ही यही होता है कि पाठकों के साथ तादात्म्य स्थापित करना और इस तरह से लेखक के विचारों का पाठकों के विचारों के साथ ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जाए कि पाठक उसे स्वीकार करने में, उसे मानने में बद्ध हो जाए। और ऐसे जो वैचारिक निबंध होते हैं उनमें सबसे पहला गुण ही यही होता है कि उसमें विचारों की श्रृंखला, एक अविच्छिन्न श्रृंखला बनी हुई होती है। विचारों का निरंतर एक प्रवाह चलता रहता है और उसमें पूर्वापर क्रमबद्धता रहती है। जो पक्ष पहले लिया, जो विचार चल रहा है, उसका अगला विचार या अगला सूत्र परस्पर मिला हुआ हो, कहीं दोनों के बीच में कोई अवरोधक ना बन करके आए। और विषय प्रतिपादन में वैज्ञानिकता हो, विषय का प्रतिपादन सिद्धांत कथन द्वारा, उद्देश्य द्वारा, उदाहरण दृष्टांतों से या संदर्भों से इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि उसमें एक वैज्ञानिक, एक तर्क पूर्णता रहे। और ऐसे ही जो वैचारिक निबंध होते हैं उनमें विषयों की सुसंबद्ध, सुघटित प्रस्तुति रहती है। उसका जो अभिव्यंजना है निबंध की जो भाषा है, उसमें एक सुसंगठन होता है। उसकी प्रस्तुति इस रूप में होती है कि वो सुसंबद्ध होती है। तो आचार्य शुक्ल जी के प्रस्तुत निबंध की भाषा शैली की जब हम बात करते हैं तो मित्रों, हम सबसे पहले ये देखें कि यह निबंध चिंतामणि, जो शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, उसके भाग 1 में संकलित है। और इस निबंध का निवेदन, जो भूमिका में निवेदन लिखा हुआ था, वहाँ निवेदन में आचार्य शुक्ल जी प्रस्तुत निबंध संग्रह के बारे में कहते हैं कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँची है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता गया है। तो जब वो कहते हैं यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, तो इसका अभिप्राय हुआ कि इनका जो निबंध है वो बौद्धिक है, तर्क संपन्न है। परंतु केवल तर्क ही नहीं है, केवल बुद्धि ही नहीं है, वे उसके साथ हृदय का समन्वय लेकर के चलते हैं, हृदय को भी साथ लेकर के चलते हैं। कि कोरा शुष्क बौद्धिक जो निबंध है वे उतना हृदय को प्रभावित नहीं करता जब तक कि उसमें भाव तत्व ना जुड़ा हो। तो इसलिए जब अधिक बौद्धिकता बढ़ती गई तो वे कहीं रुक करके विश्राम करते। इसलिए कहते हैं कि हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता है। तो कहीं निबंध में आपको हृदय तत्व मिलेगा और अधिकांशतः उसमें बुद्धि तत्व ही देखने को मिलता है। और इस तरह से निबंध हृदय और बुद्धि दोनों पक्षों को साथ ले लेकर आगे बढ़ता है। तो निबंध में भाषा शैली की जब हम बात करते हैं तो जो विचार विषय प्रधान निबंध होते हैं उनका अपना एक विधागत औपचारिक रूप होता है, उनकी अपनी एक विशिष्ट मानक भाषा होती है, उसकी अपनी एक विकसित
भाषा शैली होती है और अभिव्यंजना पद्धति होती है, जो प्रत्येक निबंधकार की भिन्न भिन्न होती है। हर निबंधकार अपनी अभिरुचि, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता के आधार पर अपनी मांग के अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग करता है। और क्योंकि शुक्ल जी ने तो खड़ी बोली हिंदी में ही निबंध लेखन प्रारंभ किया था, और वह समय था जब खड़ी बोली गद्य के क्षेत्र में पर्याप्त विकास को प्राप्त हो रही थी। तो आचार्य शुक्ल जी के निबंध की भाषा खड़ी बोली की अपनी निजी प्रकृति के साथ अत्यंत परिष्कृत, मंजी हुई और उच्च कोटि की संस्कृत निष्ठ भाषा है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण रखते हैं मित्रों, इस उदाहरण को देख कर के आपको लगेगा कि ये हिंदी है या संस्कृत है। जैसे धन का जो लोभ व्याधि या व्यसन के रूप में होता है, उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वे अनभ्यास से कुंठित हो जाती है। अब देखिए इस दो पंक्तियों में कितने सारे तत्सम शब्द आ गए। धन, लोभ, व्याधि, व्यसन, प्रभाव, अंतःकरण, शेष वृत्तियाँ, अनभ्यास, कुंठित। तो पूरे आप इनके निबंध में देखेंगे तो अनेक संस्कृत के शब्दों का, परिनिष्ठित शब्दों का प्रयोग किया गया है। और संस्कृत के प्रचलित शब्द ही नहीं, कहीं कहीं अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग शुक्ल जी करते हैं विषय की मांग के अनुसार, क्योंकि विषय वैचारिक है, विषय तर्क प्रधान है, बौद्धिक विषय है, तो भाषा भी उसके अनुरूप मंजी हुई, सुगठित, गुथी हुई एक भाषा है। और इसके संस्कृत के निष्ठ शब्दावली के साथ साथ शुक्ल जी देशज और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करने में परहेज नहीं करते हैं। जैसे देशज शब्द देखिए, चीज़, विशेष, बूटी की छींट, ठीकरे, ठठरियाँ, ठठरियों पर मांस चढ़ जाता, जब इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। परचना, उसका उससे परचना हो गया। ऐसे ही अरबी फारसी की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। दुनिया, तारीफ, मुस्तैदी, नज़र, मुकदमे, फिक्र, आमदनी, कुर्क, अमीन आदि। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि संस्कृत के देशज शब्द, अरबी फारसी के शब्द, ये सब तो प्रयोग किए हैं। ये तो हमने इनकी भाषा की बात कही। इसके साथ ही अभिव्यक्ति के लिए शुक्ल जी ने विविध युक्तियों का, प्रविधियों का, सौंदर्य विधायक तत्वों, उपकरणों से निबंध की भाषा को बड़ा ही चमत्कारपूर्ण और प्रभावशाली बनाया है, जो इनके भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। अब भाषा के जो विविध उपकरण होते हैं, उन उपकरणों में मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, प्रतीक, बिंब, लाक्षणिकता, अमूर्त का मूर्तिकरण। तो इस तरह से अनेक युक्तियों का, अनेक सूक्तियों का, सूत्रों का, सिद्धांतों का, ये सारे भाषिक अभिव्यक्ति के विविध उपकरण कहलाते हैं, विविध युक्तियाँ कहलाती हैं, जो निबंधकार अपने निबंधों में अपनी भाषा की प्रतिभा दिखाने के लिए, भाषाई कौशल दिखाने के लिए प्रयोग करता है, और उससे उसका निबंध सरस, रोचक और सुग्राह्य भी बनता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग जिस तरह से करते हैं, जैसे हाथ फेरना, आँखों में खटकना, टका धर्म होना, डंके की चोट, ताक में लगा हुआ, मुंह में पानी आना, इस तरह से मुहावरों का प्रयोग करते हैं। और शुक्ल जी ने अपने निबंध में लाक्षणिकता का प्रयोग बहुत अधिक किया है। शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अधिकांशतः तो अभिधा का ही निबंधों में प्रयोग किया जाता है, पर कहीं जब लेखक अपनी किसी विशेष बात पर बल देना चाहता है या कोई व्यंग्य करना चाहता है, तो वह लाक्षणिक प्रयोग करता है। जैसे लोग धन के पीछे किस तरह से लोभी हो गए हैं,
स्वार्थ किस तरह से हावी हो गया है, चाहे वे राजधर्म है, चाहे वे आचार्य धर्म है, चाहे वे वीर धर्म है, हर एक के ऊपर कैसे धन हावी हो गया है। तो इसका प्रयोग बड़ा लाक्षणिकता के रूप में करते हैं। कहते हैं लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गए। आगे कहते हैं आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई है। ये ठीकरा देखिए, देश शब्द आ गया। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका हो गए। तो इस तरह से लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग आचार्य शुक्ल जी करते हैं। निबंध में विविध शैलियों का प्रयोग किया जाता है। जो वैचारिक निबंध होते हैं उनकी शैली अलग होती है, जो भावात्मक निबंध, भावपरक निबंध होते हैं उनकी शैली अलग होती है। विचारात्मक निबंध में शुक्ल जी ने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। उनकी प्रसिद्ध और उनकी रुचिकर शैली रही सूत्रात्मक शैली। वो पहले सूत्र रूप में एक बात कह देते हैं, कथन कह देते हैं, और फिर उसका विस्तार से वर्णन उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों से, विभिन्न प्रसंगों से करते हैं। जैसे आचार्य शुक्ल जी ने एक सूत्र दिया, लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। या कह दिया प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। तो ये एक कथन कह दिया, प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है, और फिर इसके बाद इसके संदर्भ में अनेक उदाहरण देते चले जाते हैं, अनेक प्रसंग बता करके अपने इसी कथन की पुष्टि करते हैं। ये वास्तव में शुक्ल जी की अत्यंत आकर्षक, विशिष्ट, मौलिक और महत्वपूर्ण शैली है। और पूरे निबंध में आप देखते हैं, पहले ये सूत्र दे देंगे, समास शैली की बात करेंगे, फिर व्यास शैली का प्रयोग करते हुए उसी सूत्र का विस्तार देते हुए चलते हैं। इसी तरह से शुक्ल जी सूक्तियों का बड़ा प्रयोग करते हैं। सूक्ति जो है कोई एक सामान्य कथन मात्र नहीं होता, उसमें लेखक की विदग्धता, लेखक का वाक चातुर्य, उसका व्यापक लोक निरीक्षण, उसका इतना विस्तृत जो जीवन का अनुभव है, उसका सार संक्षेप में, चमत्कारपूर्ण ढंग से और अनूठे रूप में व्यक्त रहता है। शुक्ल जी भी सूक्तियों का प्रयोग अपने इस निबंध में अनेक प्रकार से करते हैं। जैसे हम देखें, उन्होंने कहा लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी भी प्रकार से कम नहीं होता। ये एक सूक्ति बन गई। ऐसे ही कहते हैं, जो किसी के लिए नहीं जीते उनका जीना न जीना बराबर है। तो इस तरह से सूत्र रूप में बात कहना, एक सूक्ति के रूप में कहना। ऐसे ही शुक्ल जी संवाद शैली को अपनाते हैं, वार्तालाप शैली को, पाठकों के साथ आत्मीयता का संबंध रखने के लिए, विषय को अधिक सुग्राह्य बनाने के लिए वे संवाद शैली का भी प्रयोग करते हैं, ताकि पाठक उस निबंध के साथ जुड़े, उसको रोचकता का हो। क्योंकि आचार्य शुक्ल जी के निबंधों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे बौद्धिक हैं, जटिल हैं, क्लिष्ट हैं, आसानी से सामान्य पाठक को समझ में आने वाले नहीं हैं। विद्यार्थी भी अक्सर ऐसे निबंधों को पढ़ने से घबराते हैं, परंतु शुक्ल जी ने ये, क्योंकि एक विचार, और विचार इतना गहन गंभीर विचार है, अब उसको किस तरह से सरस रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो वे संवाद शैली का भी प्रयोग बीच बीच में करते हैं। जैसे अब इसी निबंध में हम देखते हैं, जब वो कहते हैं अब पूछिए कि जिनमें यह देश प्रेम नहीं है उनमें ये किस प्रकार हो भी सकता है। हाँ, हो सकता है। अब ये देखिए, ये संवाद रूप में है, परिचय से, सानिध्य से। जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। तो संवाद रूप में वे अपने निबंध में विचार को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जिससे पाठक उस निबंध के साथ आप जुड़े भी सही और अपनी स्वीकृति भी प्रदान करें। ऐसे ही शुक्ल जी ने व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया है।
इनकी व्यंग्य जो है बड़े वक्रोक्तिपूर्ण, बेलाग, निर्मम और उत्साहपूर्ण होते हैं। वे उपहास भी करते हैं और व्यंग्य इस प्रकार से करते हैं, उसमें हास्य का पुट भी रहता है और कटाक्ष का पुट ज़्यादा रहता है। जैसे जो लोभी होते हैं, वो लोभी अपने लोभ की पूर्ति के लिए उनका एकमात्र लक्ष्य, अगर धन संचय करना है, धन को संग्रह करना है, तो वे उसके सामने बाकी सभी अपने मनोभावों को दमित कर देते हैं, उनका दमन कर देते हैं। मान, अपमान, लज्जा, ग्लानि, करुणा, वो उन सब का दमन करते हुए चलते हैं। तो और जो धन लोगों का शोषण कर रहे हैं, गरीबों का शोषण करके धन इकट्ठा करने लगे हुए, अपनी चर्बी बढ़ाते चले जा रहे हैं, उन पर व्यंग्य करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, मोटे आदमियों तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही, तो ना जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। तो ये गरीबों का शोषण करने वालों के ऊपर व्यंग्य करते हैं। ऐसे ही लोभियों के ऊपर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं, लोभियों तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारी मान अपमान समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगरणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। ये धन्य कहना भी उनके ऊपर कटाक्ष है, उनके ऊपर व्यंग्य है। तो इस तरह से ये व्यंग्य शैली का भी प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ निबंधों में दो शैलियाँ और मुख्य मानी जाती हैं, एक समास शैली और एक व्यास शैली। समास शैली में संक्षिप्त रूप में, सार रूप में बात कही जाती है और व्यास शैली में विस्तार से उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए बात को समझाया जाता है। तो शुक्ल जी ने समास शैली और व्यास शैली दोनों का ही प्रयोग निबंध में किया है। समास शैली का उदाहरण देखते हैं। भाव या विचार को गहरे स्तर पर आत्मसात करते हुए उसे अत्यंत संक्षिप्त, सुसंबद्ध, समर्थ सूत्र के रूप में प्रस्तुत करना लेखक की प्रतिभा, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता का व्यंजक होता है। तो भाव तो बहुत विस्तृत है, विचार बहुत विस्तृत है, अमूर्त भी है। अब उसको कम शब्दों में, संक्षेप में, एक समर्थ शैली में कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे उसकी अभिव्यंजना की जाए, ये लेखक की विदग्धता पर, उसके अभिव्यंजना कौशल पर निर्भर करता है। लोभ के बारे में वे कहते हैं समास शैली में कि पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। देखिए, एक पंक्ति में उन्होंने सारी बात कह डाली कि जो लोभी है उसका स्वभाव, उसका व्यवहार किस तरह का होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है। ऐसे ही एक और देखिए उनका कथन, अन्य का त्याग अनन्य और सच्चे लोभ की पहचान है। एक वाक्य में सार गर्भित रूप में वे पूरी बात कह जाते हैं और फिर इसको समझाते हुए अनेक प्रसंगों से, अनेक उदाहरणों से, अनेक दृष्टांतों से व्यास शैली का प्रयोग करते हुए वे विस्तार देते हैं। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र के गाय का उदाहरण उन्होंने दिया, साहित्य के अनेक संदर्भ दिए, कवियों के अनेक संदर्भ दिए, वाल्मीकि का, तुलसीदास का, बंकिम चंद्र का, रसखान का, ठाकुर, रहीम, तो अनेक कवियों के उदाहरण देकर के अपनी बात पुष्टि करते हैं। एक कहानी का संदर्भ भी ले लेते हैं। वो एक बच्चा जिसकी दो माएँ उस बच्चे के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर अपना अधिकार करती हैं और काजी के पास न्याय के लिए जाते हैं और काजी उस कहता है कि बच्चे को काट करके आधा आधा दोनों में दे देते हैं। तो जो सच्ची माँ होती है, उसकी वास्तविक माँ होती है, वो कहती है नहीं इसको दे दो। तो काजी को पता चल जाता है कि कौन उसकी वास्तविक माँ है। तो इस कहानी को अपने विचार की पुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे उपवन का उदाहरण, देश प्रेम का उदाहरण, मीठे आम का जो दृष्टांत वो देते हैं और आत्मीय शैली का, मैं शैली का प्रयोग करते हैं। अपने जीवन के रोचक प्रसंग को देख करके पाठक को जोड़ते हैं। जैसे वो महुआ और लखनवी दोस्त की कहानी की बात करते हैं, उसका प्रसंग करते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रसंग
वो व्यास शैली में प्रस्तुत करते चले जाते हैं। इसके साथ साथ ही शुक्ल जी ने विभिन्न शैलियों और पद्धतियों का समन्वय भी किया है। दो निबंध के क्षेत्र में दो पद्धतियां मानी जाती हैं, एक आगमन पद्धति और एक निगमन पद्धति। आगमन पद्धति में पहले विस्तार से बात कही जाती है और फिर लास्ट में सारांश ये है, सार ये है, या निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं तो कह करके एक सूक्ति कथन या एक सिद्धांत कथन या एक सूत्र दे दिया जाता है। ये कहलाती है आगमन पद्धति। और इसके बिल्कुल विपरीत होती है निगमन पद्धति। और निगमन पद्धति में होता है कि पहले विचार दिया जाता है, एक सूत्र रूप में, सिद्धांत रूप में एक विचार दे दिया जाता है और फिर उसका विस्तार किया जाता है। पहले सूत्र या संक्षेप रूप में विचार रखना और फिर उसकी व्याख्या करना। तो शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति निबंध में दोनों पद्धतियों को अपनाया है। पहले जैसे लोभ की परिभाषा दे दी, फिर उसके बाद उसका विस्तार दिया, तो ये शैली हुई निगमन पद्धति। इसको हम निगमन पद्धति कहेंगे। और कहीं बीच में ऐसा हुआ है कि पूरा एक कथा, एक प्रसंग कह गए हैं, पूरा एक उदाहरण देश प्रेम का दे गए हैं और अंत में उन्होंने कह दिया कि सारांश ये है या सार ये है, तो ये उन्होंने आगमन पद्धति को अपनाया। तो इस तरह से मित्रों, आचार्य शुक्ल जी अपने निबंधों की भाषा और शैली के ऊपर विशेष रूप से सजग रहे। एक और उन्होंने जहाँ परिष्कृत, परिनिष्ठित, संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया, वहीं अपने निबंध को पाठकों तक सुग्राह्य बनाने के लिए, पाठकों तक अपने विचारों को पूर्णतया पहुंचाने के लिए विविध शैलियों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने आचार्य शुक्ल जी द्वारा प्रणीत निबंध लोभ और प्रीति, इसकी भाषा शैली पर बात की। अक्सर विद्यार्थी भाषा और शैली में अंतर नहीं समझते। यहाँ निबंध में आपने देखा, पहले हमने सिर्फ भाषा की बात की कि उनकी भाषा कैसी है, भाषा में कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा में कौन सी युक्तियों का प्रयोग किया है, कौन से उपकरण भाषा के लिए, मुहावरों का प्रयोग किया है या लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, संस्कृतनिष्ठ भाषा है या देशज भाषा है, या उसमें लाक्षणिकता है, उसमें व्यंग्यात्मकता है। तो पहले हमने भाषा की चर्चा की, फिर हमने विविध निबंध की शैलियों की बात की। तो विचारात्मक निबंध के अनुरूप जो शैली है, उस शैली का प्रयोग आचार्य शुक्ल जी ने कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया, उस पर बात की। तो आज मित्रों, हमने इस निबंध में आचार्य शुक्ल के लोभ और प्रीति, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध है, उसकी भाषा शैली पर चर्चा की है। इसके साथ ही आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।